हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूं। मेरे मित्र, आज हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य और राष्ट्र को पढ़ा जाएगा। मेरे मित्र, सबसे पहले हम लोग राज्य पे डिस्कस करेंगे कि राज्य का परिभाषा क्या होता है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, क्यों भारत को एक राज्य का दर्जा दिया जाता है। यह सब पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र की परिभाषा क्या होता है और राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है। तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे राज्य से। मेरे मित्र, राज्य बनने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी भूखंड पे, यदि परिभाषा में देखेंगे तो किसी भी भूखंड पे यदि 4 तत्व मिलते हैं तो उसे राज्य के दर्जा दिया जाता है। मेरे मित्र, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि राज्य का निर्माण कैसे होता है। तो आइए पहले हम राज्य की परिभाषा लिखते हैं। राज्य को मेरे भाई स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। मेरे भाई, राज्य का परिभाषा कहता है किसी भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। अर्थात कोई ऐसा भूमि का टुकड़ा है और वह किसी भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। मेरे मित्र, कहने का तात्पर्य यह है कि भूमि का कोई ऐसा टुकड़ा जहाँ पे राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्ति, एक हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है, एक समूह रहता है, उसी को क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। लेकिन मेरे भाई, यह राज्य का निर्माण ऐसे नहीं होता है। राज्य की परिभाषा दिया गया है कि व्यक्तियों के समूह को राज्य कहा जाता है, लेकिन राज्य का निर्माण 4 तत्वों के आधार पे होता है। उन तत्वों को देखेंगे अभी। मेरे भाई, तो लिखिएगा, राज्यों का निर्माण 4 तत्वों को मिलाकर होता है। 4 तत्वों को मिलाकर होता है। मेरे मित्र, जैसे आप जानते होंगे कि हमारा शरीर जो है यह 5 तत्वों से मिलकर बना है। यदि इसमें से एक भी तत्व हमारे में नहीं होता तो इंसान नहीं बन सकता है। कोई भी चीज़ हो, यह हमारी शरीर है, यदि मान लीजिए हाथ ही नहीं रहेगा तो हमारा जो शरीर है यह पूर्णतः नहीं हो सकता है। उसमें हम नहीं कह सकते हैं कि यह हमारा क्या है? शरीर है, क्योंकि आपका कुछ अंग क्या है? आप में नहीं है। तो उसी तरह राज्यों के निर्माण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। वह तत्व कौन से हैं वह देखते हैं। तो पहला मेरे भाई कहता है कि आपका जनसंख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए मेरे मित्र? जनसंख्या होना चाहिए। एक तो यह तत्व कहता है। दूसरा यदि बात करें तो भूभाग कहता है। तीसरा मेरे भाई यदि कहे तो आपका सरकार कहता है कि सरकार होना चाहिए। और चौथा तत्व कहता है आपका संप्रभुता होना चाहिए। संप्रभुता नामक एक तत्व होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? राज्य की श्रेणी में रखेंगे। यह 4 तत्व किसी भी राज्य का निर्माण कर सकता है। यदि क्या है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता।
मेरे मित्र, मैं अभी बताया हूँ कि राज्य में हम लोग 3 बिंदुओं पे बात करेंगे। पहले राज्य की परिभाषा क्या होता है, हम लोग राज्य की परिभाषा देख चुके हैं कि किसी भी भूखंड पर राजनीतिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह को राज्य कहते हैं। दूसरा यदि हम पॉइंट कहें तो मेरे भाई बताए थे आप लोग को, बिंदु हमारा क्या था कि राज्यों का निर्माण कैसे होता है। तो राज्यों का निर्माण 4 तत्वों को मिलाकर होता है। पहला कौन? जनसंख्या। दूसरा कौन? भूभाग। तीसरा सरकार। चौथा संप्रभुता। यह 4 तत्व मिलेंगे तो राज्य का निर्माण होगा। यदि इसमें से एक भी तत्व यदि नहीं है तो राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। अब आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैं अभी बोला हूं मेरे भाई कि आपका भारत को राज्य का दर्जा दिया जाता है, भारत को राज्य का दर्जा दिया जाता है, लेकिन किसके रूप में? तो राजनीतिक रूप में। राजनीतिक रूप में भारत को कौन सा दर्जा दिया जाता है? भारत को राज्य का दर्जा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि भारत के पास यह 4 तत्व है। यह भारत के पास राजनीतिक रूप से 4 तत्व है, जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और जितने भी यह आपके हैं तमिलनाडु, केरल, यह जितने भी राज्य हैं उनके पास आपके क्या नहीं है? उन 4 तत्वों में से कोई एक ऐसा तत्व है जो नहीं है। इसीलिए इन सभी को जितने भी राज्य हैं उनको राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है। किसके आधार पर? राजनीतिक रूप के आधार पर। अब देखते हैं कौन सा वह तत्व आपके भारत के पास है और उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं मेरे भाई भारत, और इधर लिख दे रहे हैं उत्तर प्रदेश। यदि हम बात करें उत्तर प्रदेश में पहला तत्व का, तो पहला तत्व है क्या? जनसंख्या। पहला तत्व क्या है मेरे भाई? जनसंख्या है। और यदि हम बात करें तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या आपके भारत के पास है, तो क्या उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है? तो बिल्कुल है, उत्तर प्रदेश के पास जनसंख्या है। और भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास है। दूसरा यदि हम तत्व की बात करें तो भूभाग है। वो भूभाग क्या भारत के पास है? तो भारत के पास बिल्कुल भूभाग है, उत्तर प्रदेश के पास है। उत्तर प्रदेश के पास भी है क्या मेरे भाई? आपका भूभाग। और भूभाग में आपका उत्तर प्रदेश चौथा स्थान रखता है। तीसरा यदि तत्व की बात करें तो तीसरा तत्व कहता है सरकार। सरकार क्या भारत के पास है? बिल्कुल है सरकार। क्या उत्तर प्रदेश के पास सरकार है? तो बिल्कुल है सरकार। यहाँ पे भी सरकार है और भारत में स्तर पे भी सरकार है। चौथा तत्व देखिए, अभी तो तीसरा, यह जो 3 तत्व हैं भारत के भी पास हैं और उत्तर प्रदेश के भी पास हैं, क्या यह चौथा तत्व भारत के पास है? तो चौथा तत्व कौन सा है? संप्रभुता। और संप्रभुता मेरे भाई भारत के पास है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। संप्रभुता आखिर है क्या जो उत्तर प्रदेश के पास नहीं है और भारत के पास है? और मेरे भाई तो संप्रभुता को यदि हम देखेंगे तो मेरे भाई यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको राज्य का क्या कहा जाता है? प्राण कहा जाता है। यह इतना इम्पॉर्टेंट है कि इसको राज्य का प्राण कहा जाता है। आखिर क्यों प्राण कहा जाता है, यह सब कुछ पे चर्चा करेंगे। लेकिन यह जानिए मेरे भाई, यह उत्तर प्रदेश के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश के पास नहीं है, जबकि राज्य के पास है। इसलिए भारत में यह 4 तत्व पाए जाते हैं। इसलिए राजनीतिक रूप से भारत एक क्या है? राज्य है। जबकि उत्तर प्रदेश राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से क्या कहा जाता है, आगे हम लोग इस पे बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग राज्य पे और भारत को देख लेते हैं कि भारत एक राज्य है। तो राज्य है और 3 तत्व, या तीनों में भारत में भी मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मिल रहा है, लेकिन संप्रभुता नहीं मिल रहा है। आखिर संप्रभुता है क्या जो उत्तर प्रदेश के पास नहीं है? तो मेरे भाई जैसे कहा जाता है, उस संप्रभुता को राज्य का प्राण क्यों कहा जाता है, यह थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं और फिर आगे देखता हूं कि संप्रभुता आखिर होता क्या है। मेरे भाई जो संप्रभुता होता है उसे राज्य का प्राण कहा जाता है। और संप्रभुता जिसके पास रहेगा वह अपनी विदेश नीति और गृह नीति का क्या कर सकता है? निर्धारण कर सकता है। यही सबसे मेन है पॉइंट।
जिसके पास संप्रभुता है वह क्या कर सकता है, अपनी आंतरिक मतलब घर में और बाह्य मतलब बाहर क्या कर सकता है, आपका निर्णय ले सकता है। इसी को हम संप्रभुता कहते हैं। जैसे स्टूडेंट लाइफ में कोई भी बच्चा आपका राज्य नहीं है क्योंकि उसके पास संप्रभुता नहीं है, लेकिन जैसे आपकी शादी हो जाएगी, आपकी एक फैमिली हो जाएगी, आप संप्रभु हो जाएंगे, मतलब आपके पास फैमिली हो जाएंगे, आपके पास बच्चे हो जाएंगे, आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। जब सब कुछ आपके हाथों में हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे, आप राज्य हो जाएंगे। लेकिन आप जब अपने माता पिता के अंडर में हैं तो मेरे भाई आप राज्य नहीं हैं, आप क्या हैं, प्रांत हैं। जैसे उत्तर प्रदेश क्या है, प्रांत है, यह देखेंगे मेरे मित्र। तो आप क्या हैं, इस समय राज्य नहीं हैं। ठीक है, तो संप्रभुता देखते हैं। संप्रभुता, संप्रभुता, यह इसको पहले लिखते हैं। यह क्या है, तो मेरे भाई पहले तो देखेंगे कि यह राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। यह नहीं रहे तो राज्य नहीं बन सकता है। अभी देखे हैं कि 3 तत्व तो उत्तर प्रदेश के भी पास था, 3 तत्व तो भारत के पास था, लेकिन एक तत्व जो उत्तर प्रदेश के पास नहीं था वह क्या है, संप्रभुता है। तो लिखते हैं मेरे भाई संप्रभुता, संप्रभुता, संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का अनिवार्य तत्व है, अनिवार्य तत्व है। एक तो यह है मेरे भाई, कहा जाता है कि शरीर में जो स्थान प्राण का होता है वही स्थान संप्रभुता का राज्य में होता है। राज्य में यदि संप्रभुता नहीं रहेगा तो राज्य का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसी तरह यदि हमारे शरीर में प्राण नहीं है तो यह शरीर का अस्तित्व कोई है तो मेरे भाई बताइए, नहीं हो सकता है। प्राण है तो हम हैं और प्राण नहीं है तो हम भी नहीं हैं। वैसे ही संप्रभुता कहलाता है। संप्रभुता यदि उत्तर प्रदेश के पास आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश तुरंत क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के पास यह भी नहीं है, इसलिए राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसलिए शरीर में जो स्थान प्राण का होता है, जो स्थान प्राण का होता है, प्राण का होता है वही स्थान राज्य में संप्रभुता का होता है, संप्रभुता का होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं मेरे भाई, संप्रभुता को आपका राज्य का प्राण कहते हैं। जैसे शरीर में आत्मा यदि प्राण निकल जाए तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, इसी तरह राज्य में से संप्रभुता निकल जाए मेरे मित्र तो शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आइए देखते हैं कि संप्रभुता का आपका अर्थ क्या होता है। तो मेरे भाई लिखते हैं आगे, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ, संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आपका सर्वोच्च शक्ति हो जाएगा, सर्वोच्च शक्ति हो जाएगा। तो संप्रभुता राज्य का वो सर्वोच्च शक्ति है जिसके आधार पर कोई भी राज्य अपनी आंतरिक निर्णय, आंतरिक मतलब घर के अंदर, और बाह्य निर्णय मतलब आपके घर के बाहर यदि लेने में स्वतंत्र है, उसी को क्या कहते हैं, संप्रभुता कहते हैं। जैसे कि मेरे भाई उदाहरण में बताए हैं कि आप यदि अभी घर में यदि स्टूडेंट लाइफ में हैं तो आप पापा के अंडर में हैं, माता पिता के अंडर में हैं। आपके भाई आपको कुछ भी, मान लीजिए आपको घूमने जाने का मन कर रहा है, आपके परिजन, आपके भाई, आपके
मम्मी, आपके पापा, आपके दीदी रोक सकते हैं, क्योंकि आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं। आप खुद से निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, संप्रभुता नहीं है। और जैसे ही संप्रभुता आ जाएगा, आप क्या हो जाएंगे, आप राज्य हो जाएंगे। तो संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च शक्ति होता है। आगे लिखते हैं मेरे भाई, आगे लिखते हैं संप्रभुता, 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 प्रभुता राज्य का, राज्य का वह सर्वोच्च शक्ति है, वह सर्वोच्च शक्ति है, शक्ति है, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर, आधार पर, आधार पर, जिसके आधार पर राज्य, जिसके आधार पर राज्य आंतरिक, आंतरिक निर्णय, आंतरिक निर्णय एवं बाह्य, एवं बाह्य, बाह्य का मतलब बाहरी, बाह्य निर्णय, निर्णय लेने में, आंतरिक निर्णय एवं बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होता है। उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, संप्रभुता कहते हैं। तो भारत एक क्या है, आपका संप्रभु राज्य है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, भारत एक, भारत एक संप्रभु राज्य है। मेरे भाई आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको भारत को राज्य क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत के पास 4 तत्व हैं, और 4 तत्व जिसके पास होगा उसे राज्य कहेंगे। लेकिन किसकी दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से। आज भी हम भारत को देश कह सकते हैं, लेकिन देश यदि कहते हैं तो वह भौगोलिक दृष्टि हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से हम क्या कहते हैं, भारत को एक देश कहते हैं, जबकि राजनीतिक दृष्टि से भारत एक क्या है मेरे भाई, आपका राज्य है। और राजनीतिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक क्या है, प्रांत है। तो मेरे मित्र आगे हम लोग देखते हैं कि आगे इसके बाद क्या है। तो यदि हम बात करें तो क्या मेरे भाई भारत पहले ही से एक राज्य था? क्या आपका 15 अगस्त 1947 से पहले क्या भारत एक राज्य था? 15 अगस्त 1947 के बाद क्या भारत एक राज्य था? यदि ऐसे बात करें तो क्या यह सही होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा मेरे भाई। तो 15 अगस्त 1947 से यदि हम पहले की बात करते हैं तो भारत एक गुलाम था। गुलाम मतलब भारत पे दूसरे लोग शासन कर रहे थे। कहाँ के लोग? तो आपके ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। तो मेरे भाई जब ब्रिटिश सरकार भारत पे शासन कर रही थी तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या भारत में सरकार होगा? आप कहेंगे यार नहीं था, नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, क्या भारत के लोग गृह नीति एवं विदेश नीति का संचालन कर सकते थे? तो यार कहेंगे यार ये तो नहीं कर सकती थी। तो क्या भारत एक राज्य है? तो यार हाँ, ये तो क्वेश्चन बनता है कि भारत एक उस समय क्या था। वह समय तो मैं अभी बताया हूँ, सर आप बताए हैं, या अभी तो हम लोग पढ़े हैं कि 4 तत्व जब मिलेगा तभी राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश उपनिवेश कहने का मतलब यह है कि भारत की जनता पर ब्रिटेन की सरकार शासन कर रही थी। तो हम कब आज़ाद हुए? तो मेरे भाई कहा जाता है कि जैसे ही हम आपका 26 जनवरी 1950 को हम अपने संविधान को पूरे देश में लागू किए, वैसे ही हमको एक तत्व मिला जिसका नाम है संप्रभुता। और जैसे ही यह तत्व मिला हम अपने क्या हो गए, राज्य बन गए। लेकिन यह भी जानिएगा मेरे भाई कि 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटिश उपनिवेश था और 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को कुछ अधिकार मिल गए थे। जब भारत को कुछ अधिकार मिल गए थे तो फिर भारत को क्या कहा जा रहा था? तो मेरे भाई भारत को आपका अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट कहते थे। अब यह क्या होता है, अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट? तो मेरे भाई अधिराज्य या डोमिनियन स्टेट का परिभाषा होता है कि आधा
आधा शक्ति आपके हाथों में रहेगी और आधा शक्ति मेरे हाथों में रहेगा। मतलब जब ब्रिटेन ने हमको आज़ाद किया तो वह कहा कि देखिए आप तो आज़ाद हो गए, लेकिन अभी आपका बंटवारा हुआ है, आपका पाकिस्तान जो भाई है थोड़ा सा नटखट है, आपको शैतानी करेगा, इसीलिए मुझे रहना बड़ा ज़रूरी है। तो कुछ ऐसी शक्तियाँ ले लीजिए जिसके शक्ति के प्रयोग करके अपना संविधान बनाइए और शेष शक्ति मेरे हाथों में रहने दीजिए। जिस दिन आप अपना संविधान बना के लागू करेंगे हम अपनी पूरी शक्तियों को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे, ऐसा कहा था। हम भी कहें यार ये तो सही बोल रहा है, ऐसा होना भी चाहिए। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक भारत एक आपका डोमिनियन स्टेट या अधिराज्य रहा। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जैसे ही आपका संविधान पूरे देश में लागू हुआ, भारत एक क्या बन गया, राज्य बन गया। मेरे भाई इतना हमको राज्य के अंदर लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश उपनिवेश था। क्यों था मेरे भाई? क्योंकि ब्रिटिश सरकार शासन कर रही थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत को डोमेनियन या इसको क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। अधिराज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। यह कब तक डोमिनियन स्टेट था? तो मेरे भाई 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक क्या रहा, डोमिनियन स्टेट रहा। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत एक डोमिनियन स्टेट रहा। डोमिनियन स्टेट या इसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, अधिराज्य रहा। तो यह अधिराज्य रहा। 26 जनवरी 1950 को क्या होता है, संविधान पूरे देश में लागू हो जाता है। हमारा संविधान 26 नवंबर 1979 को बन गया था। इसका भी एक इतिहास है कि 2 महीने के बाद हम क्यों अपना संविधान को लागू किए, क्यों नहीं 26 नवंबर 1949 को लागू किए। यह आने वाले जितने भी हम लोग मध्यम गति से बढ़ रहे हैं आगे, वह सब मैं कुछ बताऊंगा मेरे मित्र। पहले इसको देख लेते हैं कि यह 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ तो क्या हुआ। तो मेरे भाई 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे देश में लागू हो गया। और भारत एक राज्य बन गया। भारत एक राज्य बन गया। भारत एक क्या बन गया, राज्य बन गया। तथा भारत को गृह नीति एवं विदेश नीति का अधिकार प्राप्त हुआ। विदेश नीति का अधिकार प्राप्त हुआ। अर्थात मेरे भाई जैसे ही आपका संविधान पूरे देश में लागू हुआ, हमको क्या मिल गया, संप्रभुता। वैसे ही हमको एक चीज़ मिला जिसका नाम क्या है, गृह नीति। गृह का मतलब आप आंतरिक ले सकते हैं, बाह्य का मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, विदेश हो सकता है।
इसलिए गृह नीति एवं विदेश नीति का संचालन करने का अधिकार 26 जनवरी 1950 को ही मिला। इसलिए हमारे पास 3 तत्व पहले से ही था और एक तत्व कब मिला, 26 जनवरी 1950 को। उसी दिन से भारत क्या हो गया, राजनीतिक दृष्टि से राज्य बन गया। मेरे भाई अब देखते हैं कि राज्य आपके भारत और राज्य, भारत एक राजनीतिक दृष्टि से राज्य है, तो उत्तर प्रदेश को क्या कहेंगे, तो उत्तर प्रदेश को प्रांत कहेंगे। तो मेरे भाई प्रांत के लिए कितने तत्व की आवश्यकता होती है वह अब देखेंगे कि प्रांत के लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यह सब प्रांत की श्रेणी में आते हैं, लेकिन यह राजनीतिक दृष्टि से आते हैं। बार बार मेरे भाई बोल रहे हैं, लेकिन यदि कोई पूछ दे कि आप यह कैसे बोल रहे हैं कि राजनीतिक दृष्टि से आएंगे, तो आप बता सकते हैं कि संविधान में लिखा गया है कि राजनीतिक दृष्टि से भारत एक राज्य है और उत्तर प्रदेश एक प्रांत है। भौगोलिक दृष्टि से आप उत्तर प्रदेश को आप राज्य कह सकते हैं, भौगोलिक दृष्टि से आप भारत को देश कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं राज्य मेरे भाई थोड़ा सा हेडिंग डाल लीजिएगा, राज्य और प्रांत, राज्य और प्रांत का निर्माण। प्रांत का निर्माण कैसे होता है, राज्य का देख चुके हैं मेरे भाई, अब देखना है कि आपका प्रांत का निर्माण कैसे होता है। तो हम राज्य में यदि पहले बात करें मेरे भाई, राज्य का पहले यदि बात करें, तो अभी हम लोग देखे हैं कि राज्य का निर्माण के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला क्या हो जाएगा, आपका जनसंख्या हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, आपका भूभाग हो जाएगा, भूभाग का मतलब जमीन। तीसरा क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, सरकार हो जाएगा। और चौथा तत्व क्या हो जाएगा आपका, समप्रभुता हो जाएगा, समप्रभुता। यही जो है, यही आपका राज्य का क्या है, प्राण कहा जाता है। मेरे भाई प्रांत, जो प्रांत होता है उसमें कितने तत्व होते हैं यह देखते हैं। तो इसमें मेरे भाई आपकी एक जनसंख्या होती है, क्या होती है, जनसंख्या होती है। सरकार होता है, बिल्कुल होता है सरकार। और क्या होता है, तो मेरे भाई भूभाग भी होता है, भूभाग भी होता है। क्या चौथा आपका संप्रभुता होता है, चौथा संप्रभुता तत्व नहीं होता है। तो प्रांत के लिए कितने तत्व चाहिए, प्रांत के लिए कितने तत्व चाहिए मेरे भाई, तो प्रांत के लिए 3 तत्व चाहिए। 3 तत्व यदि रहेगा तो इसको प्रांत कहेंगे। और राज्य के लिए कितने तत्व चाहिए, तो मेरे भाई राज्य के लिए आपके 4 तत्व की आवश्यकता होती है। यदि उदाहरण देखें तो भारत एक क्या है, राज्य है। पाकिस्तान एक क्या है, राज्य है। नेपाल क्या है, नेपाल क्या है, आप एक राज्य है। बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश क्या है, बांग्लादेश मेरे भाई एक राज्य है। यदि इनमें बात करें कि प्रांत कौन है, उत्तर प्रदेश क्या है, प्रांत है। मध्य प्रदेश क्या है, प्रांत है। हिमाचल प्रदेश क्या है, प्रांत है। उत्तराखंड क्या है, प्रांत है। यह सब क्या आते हैं मेरे भाई, प्रांत के श्रेणी में आते हैं। मेरे भाई राज्य से कभी यदि क्वेश्चन बनेगा तो सर्वाधिक सबसे मोस्टली क्वेश्चन यही बनता है कि राज्य का प्राण किसे कहते हैं, तो राज्य का प्राण संप्रभुता को कहते हैं। मेरे भाई आशा करता हूं कि राज्य की परिभाषा और राज्य का निर्माण कैसे होता है, भारत को क्यों एक राज्य कहा जाता है, यह सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, राष्ट्र देखते हैं कि राष्ट्र क्या होता है। राष्ट्र एक देश प्रेम होता है। जैसे आप भारत में रह रहे हैं तो भारत से आप प्यार कर रहे हैं, और यही प्यार भारत को क्या बनाता है, राष्ट्र बनाता है। प्रति आइए देखते हैं कि राष्ट्र की परिभाषा क्या होता है। तो मेरे भाई राष्ट्र की परिभाषा कहा जाता है किसी राज्य की जनता का भावनात्मक समर्पण। भावनात्मक समर्पण कहने का मतलब है मेरे मित्र देश प्रेम अपने राज्य के प्रति होता है,
अपने राज्य के प्रति होता है तो वह राज्य राष्ट्र बन जाता है। मतलब आप जिस राज्य में हैं उस राज्य का नाम क्या है मेरे भाई? भारत है। और भारत से यदि प्यार करते हैं तो वही भारत क्या बन जाएगा? राष्ट्र बन जाएगा। इस प्रकार राष्ट्र का निर्माण राज्य से होता है। इस प्रकार राष्ट्र का निर्माण राज्य से होता है। राज्य क्यों कहा जा रहा है कि राष्ट्र का निर्माण राज्य से होता है मेरे भाई? क्योंकि यदि राज्य ही नहीं रहेगा, यदि भारत ही नहीं रहेगा तो राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है? क्योंकि राज्य ही के लोग अपने राज्य से प्यार करते हैं, इसलिए राष्ट्र का क्या होता है मेरे मित्र? निर्माण होता है। लेकिन राष्ट्र का अनिवार्य जो तत्व है वह क्या है? आपका देश से प्रेम होता है। परंतु राष्ट्र का अनिवार्य तत्व देश प्रेम होता है। देश से प्रेम होता है। यदि आप जिस राज्य में रह रहे हैं, पाकिस्तान में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, भूटान में, नेपाल में, यदि उस राज्य से आप प्यार करते हैं, वहाँ की नागरिक, तो वही राज्य क्या हो जाता है? राष्ट्र बन जाता है। तो मेरे भाई, राष्ट्र बनने के लिए आपका राज्य और देश प्रेम का होना क्या है? आवश्यक है। मतलब राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? तो मेरे मित्र, राष्ट्र का निर्माण राज्य और कैसे होता है? देश प्रेम जब होता है, देश प्रेम जब होता है तो वह क्या हो जाएगा मेरे भाई? राष्ट्र बन जाएगा। वह क्या हो जाएगा? राष्ट्र बन जाएगा। और राज्य का निर्माण कैसे होता है? राज्य का निर्माण कैसे होता है मेरे भाई? 4 तत्व। यहाँ पे प्रांत लिख दे रहे हैं क्योंकि प्रांत के लिए 3 तत्व की आवश्यकता होती है और एक मेन जो तत्व है वह क्या कहलाता है? संप्रभुता। यदि यह तत्व मिल गया तो क्या बन जाएगा मेरे मित्र? राज्य बन जाएगा। क्या मित्र बन जाएगा? राज्य बन जाएगा। तो मेरे भाई, राष्ट्र का निर्माण ऐसे होता है और राज्य का निर्माण ऐसे होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र और देखते हैं कि भारत का नामकरण, थोड़ा सा नामकरण से भी कि नामकरण भारत का कैसे कैसे हुआ था। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं भाई, भारत का नामकरण मेरे मित्र अभी देखे हैं आधार पर, राजनीतिक आधार पर क्या कहते हैं? भारत को राज्य कहते हैं। भारत को मेरे भाई राज्य कहते हैं। जबकि दूसरा हम अभी बोले हैं राष्ट्र, भारत एक क्या है मेरे मित्र? राष्ट्र भी है। वह किस आधार पे है? सांस्कृतिक आधार पे। क्योंकि भारत में जितनी भी जनता रह रही है वह यदि भारत से, राज्य से, भारत से प्यार नहीं करती तो भारत कभी क्या हो सकता है? राष्ट्र नहीं बन सकता है मेरे भाई। दूसरा यदि हम बात करें आपका तो देश, भारत को देश भी कहा जाता है। तो भारत को देश क्यों कहते हैं? तो मेरे भाई, देश को क्यों कहते हैं? तो भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक आपके आधार पे, यह दृष्टि से इसको क्या कहा जाता है? आपका देश कहा जाता है मेरे मित्र। एक है
आपका चौथा जो होता है वह संघ राज्य कहा जाता है, संघ राज्य, संघ राज्य। और मेरे मित्र यह संवैधानिक आधार पे कहा जाता है, संवैधानिक आधार पे भारत एक क्या है, संवैधानिक आधार पे भारत एक क्या है, तो मेरे भाई संवैधानिक आधार पे भारत एक संघ है, राज्य है। यह हुआ मेरे भाई भारत का नामकरण। मेरे मित्र यह वीडियो आपको कैसा लगा है, ये मेरे भाई यदि अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अभी तक जिस मित्र ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह मित्र ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे मित्र मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।